वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टायर एजुकेशन की वेबसाइट से भी विजिट करके ले सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो इनसे जरूर जुड़े, वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। और प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास ये सेशन परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपना कुछ सेकंड्स मात्र देकर इसे शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट बीन अनाउंस्ड रिसेंटली? हाल ही में कहां दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग जहाज या बोट जिसे कहिए पानी में जो चलेगा, लॉन्च करने का घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है यूएई के दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट या जहाज, पानी जहाज लॉन्च करने का घोषणा किया गया है। तो ये देखिए वही बात यहाँ भी है, यूएई में के दुबई में हुआ है ये। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात्स, राजधानी अबू धाबी है इसका। मुद्रा वहाँ पे यूएई दिरहम चलता है। और क्राउन प्रिंस वहाँ पे राजकुमार कौन है भी? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। आइए अब ऑप्शन से हम लोग खेलते हैं। देखिए ऑप्शन से आपको इसी तरह के इसी प्रश्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन, वो भी हाल फिलहाल के मैं अपडेट कराता हूँ आपको। देखिए जापान क्यों न्यूज में रहा इस तरह से? तो हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन या व्हीकल कहिए, डुअल मोड वाहन का निर्माण कहाँ हुआ है? ये जापान में हुआ है। डुअल मोड वाहन का मतलब है एक ऐसा वाहन बनाया गया है वहां पे जो रेलवे ट्रैक और जो आमतौर पर हम लोग जिस रोड पर चलते हैं, हाईवे, नेशनल हाईवे जिस पर भी, तो वो उस पर, तो दोनों पर ये गाड़ी जो है, वाहन वहाँ का वो जो बना है वो चलने में सक्षम है। तो वही है कि दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये जापान में किया गया है। जापान के बारे में बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में मुद्रा क्या चलता है? तो जापानीज येन चलता है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? नए बने हैं फूमियो किसीदा जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। चलिए दक्षिण कोरिया क्यों न्यूज में रहा है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने का घोषणा कहाँ किया गया है? ये दक्षिण कोरिया में ही किया गया है। दक्षिण कोरिया में एक जगह है बुसान का तट है, एक बुसान वहाँ पे एक जगह है, उसी के तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने का घोषणा किया गया है, प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और वो 2025 तक बनकर तैयार होगा। तो याद रखिएगा। साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। साउथ कोरिया में मुद्रा क्या चलता है? साउथ कोरियन वॉन चलता है। और साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो किम बू क्यून है। और राष्ट्रपति मून जे इन वहां के राष्ट्रपति हैं। चलिए जर्मनी की न्यूज में रहा है। तो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये जर्मनी में ही किया गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और मुद्रा क्या चलता है जर्मनी में? यूरो चलता है। जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। इससे पहले 16 वर्षों से एंजेला मार्केल चली आ रही थी। अब कौन है जर्मनी के चांसलर? तो वो हैं ओलाफ एस्कोल्ज वहाँ के नए चांसलर बने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से आपको ये सारे फैक्ट्स, इतने सारे ऑप्शंस में भी ये सब फैक्ट्स हमने दिया। ये उम्मीद करता हूँ आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे और बेहतर क्लास लगे होंगे। अगर लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी दबा दीजिए। और लास्ट में मैं नहीं कहूँगा कि अभी रोककर शेयर कीजिए, लास्ट में ज़रूर सेशन को, इस क्लास को शेयर कर देंगे। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों चैनल पर अन्य चीज़ें जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी आधारित प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज क्लासेज
अन्य बहुत कुछ चैनल पर शुरू कर दिए गए हैं, तो आप चैनल पर जरूर विजिट करें और आपको अपना कमेंट जरूर करें। आप लोग की प्रतिक्रिया न आने के कारण ही कुछ इसमें रोक दिया, क्योंकि आप लोग का जब उपस्थिति नहीं रहेगी, आप लोग की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्या है, सही है, अच्छा है, या और उसमें कुछ बदलाव चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आता है, तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है क्लास आगे कंटिन्यू करने में। तो आप लोग को प्रतिक्रिया जो है जरूरी है, कमेंट जरूर करें। अभी तक जो कराए गए हैं उसमें क्या बदलाव और आप चाहते हैं, या अच्छा है, या और कोई क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये सब आप बता सकते हैं। और आगे क्या डिमांड है वो भी कमेंट में कर सकते हैं। तो जरूर विजिट करें चैनल पर और डेली करंट अफेयर क्लास ये जो है इसको जरूर अटेंड करें और अन्य को भी बताएं, ताकि तार एजुकेशन का हम लोग का फैमिली बढ़े और हम लोग प्रोत्साहित होकर और बेहतर करने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका मैंने इतना कुछ सेकंड्स लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सरवाइव करने में ये सब ज़रूरी है, तभी हम लोग यहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता आप लोग की उपस्थिति ना रहे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुन लिया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल? तो इसका सही जवाब है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा, ये इसके पहले भी यही थे, अब इनको दोबारा से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। देखिए इससे पहले 26 नवंबर 2015 को पद ग्रहण किए थे और पुनः फिर से इनको पुर्तगाल के पीएम के रूप में चुन लिया गया है। पुर्तगाल की बात करें तो कैपिटल लिस्बन है, करेंसी वहाँ पे मुद्रा यूरो चलता है, प्रधानमंत्री वही हो गए एंटोनियो कोस्टा और प्रेसिडेंट मार्सेलो रुबेलो डी सोजा, ये सब याद रखिएगा। अब चलिए प्रश्न जैसे है कि प्रधानमंत्री के रूप में बात हुई है, तो ऑप्शन से भी हम लोग हाल फिलहाल के किसी कंट्री के प्रधानमंत्री जो हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए रुमेन रादेव, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रुमेन रादेव। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री तो ये हो ही गए रुमेन रादेव। और क्या जानना था? करेंसी नहीं बताया, हाँ बुल्गारियन लेव, करेंसी यहाँ पे बुल्गारियन लेव चलता है, ये सब याद रखिएगा। चलिए डैम सेंड्रा मेसन, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में बारबाडोस के प्रधानमंत्री नए बने हैं, नए, और ये पहले भी इनको कह सकते हैं क्योंकि बारबाडोस में इससे पहले ब्रिटेन प्रशासन का महारानी एलिजाबेथ का उनके अंडर में ये चलता था, उन्हीं के प्रशासन में। तो अब यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री बनाए गए हैं बारबाडोस के, कौन? डैम सेंड्रा मेसन। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? तो ब्रिज टाउन वहाँ का राजधानी है। मुद्रा वहाँ पे चलता है बारबाडोस डॉलर, बी से बारबाडोस, ये डॉलर का सिंबल है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री ये हो गए। चलिए और क्या इसमें जान सकते हैं? प्रेसिडेंट हो गए सेंड्रा मेसन, तो यही होगा। सॉरी दोस्तों, आपको मैंने बताया डैम सेंड्रा मेसन ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों, सॉरी ये प्रेसिडेंट बने हैं। और प्रधानमंत्री की बात, इसको क्लियर पुनः कर लीजिए, देखिए फिर से सुन लीजिए, बारबाडोस के ये प्रेसिडेंट बने हैं डैम सेंड्रा मेसन, ये प्रेसिडेंट बने हैं बारबाडोस के। और प्रधानमंत्री की बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री मियां अमोर मोटली, इसको मैं लिख देता हूँ क्लियर, मियां अमोर मोटली। ये अभी हाल ही में दोनों चेंज हुए हैं, ये मैं यहाँ पे इसको नोट करते हुए भी उल्टा नोट कर लिया था और उसको कल मैं जब रिवीजन कर रहा था तो इसमें मिस्टेक हुआ था हमको। तो प्रधानमंत्री मियां अमोर मोटली ये बने हैं और प्रेसिडेंट हैं डैम सेंड्रा मेसन बारबाडोस के। राजधानी ब्रिजटाउन है और मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं अक्टूबर अहमद ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इथोपिया के, इथियोपिया होता है, ETHIOPIA, इथियोपिया। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं अक्टूबर अहमद। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा राजधानी है। मुद्रा यहाँ पे क्या चलता है? इथोपियन बीर मुद्रा चलता है। तो ये सब आप याद रखिएगा दूसरे ऑप्शन क्वेश्चन से, ये सब फैक्ट्स, ऑप्शन से इतने फैक्ट्स उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी ICC वीमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये किया है एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की हैं, बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं। इन्हीं को ICC वीमेंस ODI
वनडे इंटरनेशनल जिसे कहते हैं बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आईसीसी ने ये रैंकिंग जारी किया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें और है। ये तो पहले स्थान पर आई हैं ये एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की। इसमें इसी रैंकिंग में ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग महिलाओं का इसमें दूसरे स्थान पर अपने भारत से मिताली राज को रैंक मिला है। दूसरे स्थान पर कौन है? मिताली राज, जो अपने भारतीय महिला क्रिकेटर है। आईसीसी के बारे में देखिए, आईसीसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्रिकेट खेल का आयोजन कराता है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में है और स्थापना 15 जून 1909 में चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ वार्षिक स्पीतुक गस्तर फेस्टिवल 2022 मनाया गया है? ये प्रश्न 1-2 रोज पहले ही वेबसाइट पर मैं दे दिया था दोस्तों, लेकिन चैनल पर लाना में किसी कारण पता नहीं कैसे छूट गया था, तो फिर से मैंने कल ध्यान आया तो इसको ले लिया हूँ। चलिए, तो हाल ही में कहाँ वार्षिक स्पीतुक गस्तर, इसको आराम से ही पढ़िएगा अभी, स्पीतुक गस्तर फेस्टिवल 2022 मनाया गया है। तो ये मनाया गया है लद्दाख में। लद्दाख की संस्कृति पारंपरिक विरासत का ये सूतक है। इसी के बेस पर ये मनाया जाता है स्पीतुक गस्तर फेस्टिवल लद्दाख में। याद रखिएगा, लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ पे उपराज्यपाल अभी कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर या आर के माथुर भी शॉर्ट में आपको कहीं दिख सकता है, याद रखिएगा। चलिए, बाकी सब ऑप्शन से कुछ फेस्टिवल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में आपके न्यूज में रहे हैं। और दोस्तों, तीसरा प्रश्न में ऑप्शन में चर्चा नहीं किया क्या? हाँ, चलिए माफी चाहता हूँ यार, आज वो इधर का उधर हो जा रहा है। तीसरे प्रश्न में हमने इसका चर्चा नहीं किया था। देखिए, आईसीसी वीमेंस ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली और दूसरे स्थान पर मिताली राज, जो अपने भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इनको रैंक मिला है। अब आइए ऑप्शन से देखते हैं ये लोग बाकी ये सब क्यों न्यूज में रहे हैं। तो देखिए, स्मृति मंधाना ये हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल वीमेंस टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। ये किसे? चलिए दोस्तों, फिर से देख लीजिए, थोड़ा एक जरूरी कॉल आ गया तो उसमें मैं रोक दिया था मैं। तो स्मृति मंधाना, माफी चाहता हूँ आज की क्लास में यार काफी डिस्टर्ब शायद मुझे लग रहा है आप लोग को हो रहा है। आईसीसी, ये देखिए, आईसीसी T20 इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रैंकिंग जारी किया गया था। उसमें तो वो पहले स्थान पर कौन रही है? ये अपने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ही रही हैं। आईसीसी T20 इंटरनेशनल वीमेन टीम क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये पहले स्थान पर स्मृति मंधाना है। चलिए, फातिमा सना ये क्यों न्यूज में रही हैं? तो आईसीसी का जो रैंकिंग इस बार जारी किया गया है, 17वां आईसीसी रैंकिंग था, वो 17th आईसीसी एनुअल रैंकिंग जारी होता है खिलाड़ियों का। तो आईसीसी इमर्जिंग वीमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये फातिमा सना को ही चुना गया है और ये पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए, शेफाली वर्मा ये न्यूज में क्यों रही हैं? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये शेफाली वर्मा, ये भी अपने भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए, ये सभी ऑप्शंस मैंने पूरा कर दिया। चौथे में फिर से हम लोग आते हैं। ये जैसे हम लोगों ने पढ़ चुका है कि वार्षिक स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह है। उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं और ये जो फेस्टिवल है लद्दाख की संस्कृति और पारंपरिक विरासत को जारी रखने के लिए, सबके सामने रखने के लिए ये उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए, बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन से हम लोग कुछ हाल फिलहाल के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल त्यौहार के बारे में चर्चा करेंगे जो न्यूज में रहा है, और न्यूज में जो रहता है वही करंट अफेयर के आधार पर ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। तो तमिलनाडु क्यों न्यूज में रहा है? यहाँ पे एक हाल ही में पोंगल उत्सव मनाया गया है। पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में। और ये जो है थाई महीने की शुरुआत, खेती बाड़ी की बसंत ऋतु की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पोंगल उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसी पर्व को कहीं कहीं पे हम लोग कुछ क्षेत्रों में खिचड़ी जिसे कहते हैं, या नहान, बहुत सारे अलग अलग नाम से इसी को मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में ये पोंगल नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल अभी कौन है? तो RN रवि। ये सभी याद रखिएगा। चलिए, असम क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में भोगाली बिहू, इसको मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ, भोगाली बिहू
ये उत्सव, ये त्यौहार कहाँ मनाया गया है? भोगाली बिहू, तो ये असम में मनाया गया है। और ये असम की बारे में देख लेते हैं। असम राज्य का स्थापना, देखिए असम को भारत के संघटक राज्य के रूप में, अर्थात जिसे इंग्लिश में कहेंगे कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया, इसको 15 अगस्त 1947 में इसे इसका दर्जा दिया गया। लेकिन पूर्ण राज्य का, भारतीय राज्य का दर्जा जो कहा जाए तो वो इसे मिला 26 जनवरी 1950 को। तो ये असम राज्य की स्थापना से संबंधित बातें थी। असम राज्य का राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। असम में मुख्यमंत्री भी कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। और राज्यपाल असम के कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। ये सब फैक्ट्स आप एक्स्ट्रा याद रखिएगा। चलिए, गुजरात क्यों नहीं जुड़ा है? तो गुजरात में भी हाल ही में पतंगों का त्यौहार के रूप में एक, उसका नाम है अलग, उत्तरायण, हिंदी में ही लिख देता हूँ, उत्तरायण। ये त्यौहार, उत्सव, पतंगों का ये त्यौहार है उत्तरायण, कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। तो ये सब याद रखिएगा। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में। गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधी नगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? नए बने हैं। इसके पहले विजय रूपानी थे, अभी नए बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, ये वहाँ पे राज्यपाल हैं। तो ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, ऑन विच डे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 2 फरवरी। 2 फरवरी को ये मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विषय इसका रहा है, थीम, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। क्योंकि वैश्विक स्तर का ये दिवस है तो हिंदी में इसका थीम आपको भले ही बनाकर दे दिया जाए, लेकिन थीम इसका इंग्लिश में ही होता है। एग्जाम में भी आपको उसी तरह से मिल सकते हैं। तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसका थीम रहा है इस बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस का। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, सबको इसकी महत्व और इसके बारे में बताना इसका उद्देश्य है। आर्द्रभूमि वैसे होता क्या है? तो देखिए, आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है, मैं अपनी भाषा में इसको लिखा हूँ, जहाँ पौधों और जानवरों की प्रजातियों की सघन विविधता पाई जाती है, काफी मात्रा में, और अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के जीव जंतु और पेड़ पौधे ये सब। और यह जैव विविधता में काफी समृद्ध है, और जो शोधकर्ताओं की अनुमान के अनुसार घट रही हैं, ये भूमि क्षेत्र हैं जहां हमेशा या मौसमी रूप से संतृप्त या जलमग्न होते हैं। तो ये होता है आर्द्रभूमि का मतलब। मैं अपनी भाषा में इसको लिखा था, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। पुनः पढ़ लीजिएगा एक बार तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बाकी ऑप्शंस देखते हैं। 2 फरवरी तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हो गया, इंग्लिश में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कहते हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 30 जनवरी को हाल ही में क्या मनाया गया है? तो इस 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है। शहीद दिवस, शहीद दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 1948 को ही राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने हत्या कर दी थी, और उसी पुण्यतिथि पर, महात्मा गांधी की इसी पुण्यतिथि पर इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, शहीद दिवस 30 जनवरी को तो ये तो महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। शहीद दिवस एक दिन और मनाया जाता है, अलग दिन, दूसरे दिन में, तो वो है 23 मार्च। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जो है, इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस दिवस को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 23 जनवरी और 30 जनवरी दोनों दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये नहीं कि आपको कभी ये मिला तो आप इसके बारे में याद है तो कंफ्यूजन में पड़ जाए कि तो मुझे कुछ और याद है। तो ये दोनों डेट सही हैं, याद रखिएगा। 26 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 25 जनवरी को एक और दिवस है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये भी 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ से कुछ अभी और बहुत क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उसको हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट देखते हैं। डायरेक्ट टू होम, जिसे आप DTH कहते हैं, सर्विस प्रदाता टाटा स्काई, अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो ये कंपनी जो है अपने आप को रीब्रांड कर लिया है टाटा स्काई से, अब इसका नाम टाटा प्ले हो गया है। चलिए अब टाटा स्काई जो है टाटा सन्स, द वाल्ट डिज्नी कंपनी और सिंगापुर की एक कंपनी है टेमासेक होल्डिंग्स,
इन सभी के संयुक्त उद्यम है ये, जिसमें से सबसे ज़्यादा शेयर टाटा सन्स के पास इस कंपनी का 60% है। 10% ये सिंगापुर की जो कंपनी है इसके पास है इसका शेयर, और बाकी कितने बचे 60, 70 और तो 30 बचे। 30% ये वाल्ट डिज्नी कंपनी के पास है। तो ये भी डाटा के रूप में आप याद रख सकते हैं, हो सकता है जरूरी पड़े या ना पड़े भी। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र के स्वर्णिम विकास के लिए कौन सी योजना का घोषणा किया गया है? तो ये पीएम डिवाइन यूनियन बजट 2022-23 में उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र के स्वर्णिम विकास के लिए पीएम डिवाइन ये योजना का शुरुआत किया गया है। पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत आरंभिक, जिसे इनिशियली कहेंगे, 1500 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना में किया गया है। क्योंकि दोस्तों यूनियन बजट जो अभी जो पेश हुआ है 2022-23, आप लोग देख रहे होंगे, उसको मैं इसमें नहीं ला रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसमें से मेन क्वेश्चन जो है कभी बारी बारी से ये तो आते रहेंगे। यूनियन बजट जो अभी 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, तो इसके बारे में एक स्पेशल क्लास ही मैं देता हूं, जिसमें यूनियन बजट से में क्या घोषणाएं हुई हैं, क्या बजट है, क्या एलोकेशंस है, ये टोटल चीज आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। इसीलिए मैं यूनियन बजट के बारे में कल और आज कभी एक भी कुछ चर्चा विशेष नहीं किया। ये तो उसमें का एक क्वेश्चन निकला था, अच्छा लगा मुझे, मैं डाल दिया हूँ। तो इसको यूनियन बजट के लिए स्पेशल एक क्लास में उसको लेकर जाता हूँ आज से कल में, आप उसे देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, सभी डाटा अपडेट रहेंगे बिल्कुल। मैं उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट से उस डाटा को लाऊंगा, किसी न्यूज चैनल से नहीं। न्यूज चैनल में हो सकता है गड़बड़ भी हो जाए। चलिए, हाल ही में जाने माने फिल्म निर्माता और अभिनेता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ये अमिताभ दयाल। आपको तो एक अचानक सा लगा होगा अमिताभ जब पढ़े होंगे, लेकिन वो नहीं है, ये अमिताभ दयाल हैं, बच्चन साहब नहीं है। इनका निधन हो गया है। 51 वर्षीय अभिनेता थे ये, इनका निधन हार्ट अटैक होने के कारण निधन हो गया है अमिताभ दयाल का, ये याद रखिएगा बस। फिल्म मेकर और एक्टर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रक्षा खुफिया एजेंसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जीएवी रेड्डी, लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी। इनको ये केजेएस ढिल्लो का स्थान लिए हैं, उनको रिप्लेस किए हैं। और ये रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख जो होते हैं, जैसे कि ये अभी बन गए हैं, ये रक्षा मंत्री और रक्षा स्टाफ के प्रमुखों को, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इन सभी के प्रमुखों के खुफिया सलाहकार होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? तो ये पोस्ट अभी खाली है। इसका एक होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कमेटी, तो इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं ये जो अभी अपने आर्मी स्टाफ, अभी भारतीय सेना प्रमुख कौन है? आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं। तो इन्हीं को फिलहाल इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो ये पोस्ट अभी भी खाली है, क्योंकि अपने देश के पहले, भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो थे वही थे, लेकिन उनका निधन लास्ट दिसंबर को, 8 दिसंबर को उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में काफ़ी दुखद देहांत हो गया। तब से ये पोस्ट अभी भी खाली है। चलिए, इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। इससे पहले करीमवीर सिंह थे। तो पहले वाला भी याद रख सकते हैं, आपको हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में या रेलवे के एग्जाम में तो वो सीधे मंथ या डेट देता है कि इस डेट से पहले ये कौन थे, तो आपको पहले वाला भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये वही जहां पागल बसता है, एक उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। हवासोंग 12 का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा? तो उत्तर कोरिया के द्वारा। इसके द्वारा ये लगभग 4500 किलोमीटर की अनुमानित लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम है, और ये परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है हवासोंग 12। इसी का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। और विशेषज्ञों के अनुसार माने तो उत्तर कोरिया के द्वारा ये जो इस तरह के परमाणु सक्षम ये हथियार का परीक्षण बार बार किया जा रहा है, ये विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है और बनती जा रही है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग है, मुद्रा वहाँ पे नॉर्थ कोरियन वॉन चलता है, और एडमिनिस्ट्रेटर ये किम जोंग उन है। इनके बारे में अब यहाँ पे मैं क्या चर्चा करूँ, काफ़ी आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा या गूगल में, आपको मिलेगा ये कैसे हैं, क्या हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईपीएल की कौन सी टीम भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गया है? तो ये मैंने कल ही के प्रश्न में करा चुका है क्लास में, 2 प्रश्न में मैं कल के क्लास में से इसमें रख दिया हूँ, इंपोर्टेंट लगा मुझे। तो भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गया है ये चेन्नई सुपर किंग अर्थात सीएसके जो है 7600 करोड़ मार्केट शेयर के साथ भारत की पहली
यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन गई है। और आईपीएल टीम के इतिहास में बात करें तो ये 4 बार फाइनल मुकाबला जीतकर आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा सफल टीम बना हुआ है। तो पहला कौन है? पहला है मुंबई इंडियन, इसने 5 फाइनल मैच अब तक आईपीएल में जीता है। और ये चेन्नई सुपर किंग 4 बार जीतकर दूसरा सबसे सफल टीम भी रहा है। लास्ट बार जो 2021 में आईपीएल मैच हुआ था उसमें किसने जीता था? वो सीएसके ही जीता था। किसको हराकर? कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग के टीम के कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। कोलकाता नाइट राइडर के मालिक अभिनेता शाहरुख खान है। चलिए ये सब याद रख सकते हैं आप भी। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपना पहला योगा उत्सव मनाया है? तो ये मनाया है सऊदी अरब। सऊदी अरब के द्वारा अपना पहला योगा उत्सव का आयोजन सऊदी अरब के जेदा में किया गया है। और योगा के क्षेत्र में बढ़ावा के लिए सऊदी अरब सरकार के द्वारा भारत के साथ समझौता भी किया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल चलता है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के द्वारा कहाँ भारत का पहला जियो पार्क, जिसे आप फुल फॉर्म में इसको जियोलॉजिकल पार्क कह सकते हैं, जियो पार्क या जियोलॉजिकल पार्क का स्थापित करने का घोषणा किया गया है। और ये भारत का पहला होगा। इम्पोर्टेंट है, कल के क्लास में इसको मैं करा चुका हूं। तो आज आपसे मैं उम्मीद करता हूं कमेंट में इसका जवाब जरूर करेंगे, याद होगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि हाँ तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। अब ये क्लास खत्म होने वाला है तो आप कुछ सेकंड्स देकर टायर एजुकेशन का सहयोग जरूर कर दें, इसे शेयर करके। हाँ, लेकिन शेयर वहीं पे कीजिएगा जहाँ पे वैसे छात्र या पढ़ने वाले ग्रुप में ही कीजिएगा जहाँ इसकी ज़रूरत है। अन्य जगह जहाँ पे पढ़ने वाले लोग नहीं है, कुछ मस्ती करने वाले लोग हैं, तो उनको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। और वो भेजिएगा अगर वहाँ पे, तो वो उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है भेजने से। आप वहाँ पे भेजिएगा ही नहीं, आप एजुकेशनल ग्रुप में ही भेजिएगा, ठीक है। चलिए, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लाइक और शेयर कर देना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।